नमस्कार दोस्तों। मैं पायल अरोड़ा आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपने देखा था कि अपने विद्यालय संगठन इस यूनिट को कंप्लीट कर रहे थे, के अंदर कुछ चीज़ें हमने देख ली थी। नेक्स्ट टॉपिक हम की बिल्डिंग किस तरह होनी चाहिए, क्या उसका रोल है, क्या महत्व रहता है, क्या भूमिका रहती है और क्या क्या फैक्टर हमें देखने चाहिए किसी बिल्डिंग को बनाते समय। उन चीज़ों को आज हम डिटेल के अंदर देखेंगे। विद्यालय भवन, स्कूल की बिल्डिंग के बारे में बात करते हैं। विद्यालय भवन से आप क्या समझते हैं? विद्यालय भवन वह स्थान है जहां विद्यार्थियों को शिक्षा, संस्कार और व्यक्तित्व विकास प्रदान किया जाता है। उनके व्यक्तित्व का निर्माण जहां पर जिस जगह पर होता है वो है विद्यालय भवन। ये केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं होता बल्कि शिक्षा का एक मंदिर होता है। ये नहीं है कि कोई भी बिल्डिंग खड़ी कर दो वो विद्यालय भवन बन गया। वहाँ पर उन चीज़ों का पूरा एनवायरनमेंट भी क्रिएट करना पड़ता है। एक ईंट पत्थर का ढांचा खड़ा हुआ विद्यालय भवन नहीं कहा जाएगा। विद्यालय भवन जैसे अब एक मकान है और मकान और घर में जिस तरह डिफरेंस होता है, उसी तरह स्कूल बिल्डिंग तो बना रखी है, बिल्डिंग बना रखी है और उसको अंदर अगर स्कूल बना दिया जाए तो दोनों के अंदर बहुत डिफरेंस रह जाता। तो यह एक ढांचा नहीं होता बल्कि शिक्षा का एक मंदिर होता है। एक अच्छा विद्यालय भवन ऐसा होना चाहिए जहां विद्यार्थी सुरक्षित, प्रेरणादायी और शिक्षा के अनुकूल वातावरण को प्राप्त कर सके। एक स्कूल बिल्डिंग के लिए बेस्ट ये रहता है कि वो ऐसी जगह पर हो जहां पर बच्चे भी सेफ अपने आप को महसूस करें, थोड़ा बच्चों को प्रेरणा मिलती रहे ऐसी जगह को देखकर, आसपास हरियाली हो, अच्छा एनवायरनमेंट हो और वातावरण भी अनुकूल हो बच्चों के। तो विद्यालय भवन के लिए ये होना जरूरी है। क्या-क्या स्कूल बिल्डिंग बनाते समय, विद्यालय का भवन बनाते समय क्या-क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए? सबसे पहले स्थान का चयन, लोकेशन किस जगह पर होना चाहिए? तो विद्यालय का भवन खुली, हवादार और शांत जगह पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच ट्रैफिक के बिल्डिंग खड़ी कर दी जाए और वहां पर स्कूल खोल दिया जाए। बहुत शोर शराबा रहेगा जिससे बच्चे एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। विद्यालय के आसपास शोर शराबा, फैक्ट्री या व्यस्त बाजार ना हो, बहुत ज्यादा बिजी मार्केट ना हो, आसपास कोई फैक्ट्री ना हो, पोल्यूशन का भी इशू रह जाएगा, बच्चों के हेल्थ इश्यूज भी उससे हो जाएंगे और शोर शराबे से बच्चे भी मानसिक रूप से भी स्थिर नहीं हो पाएंगे। स्थान ऐसा होना चाहिए विद्यार्थी जहां आसानी से आ जा सके, ये भी नहीं कि बहुत ज्यादा शहर से दूर बना दिया जाए कि बच्चों को आना जाने में प्रॉब्लम हो। तो ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां पर बच्चे आसानी से आ जा सके। अब स्ट्रक्चर किस तरह होना चाहिए, वहाँ की बनावट किस तरह होना चाहिए, तो भवन की मजबूती का सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि भवन मजबूत हो। ऐसा ना हो कि कैसे भी खड़ा कर दिया और ऐसा सामान मटेरियल डाल दिया गया कि बिल्डिंग गिर जाए। तो भवन का मजबूत होना, उसका सुरक्षित होना और भूकंप रोधी होना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक आपदा कभी भी आ सकती है। कोई भी नेचुरल डिजास्टर, कभी भी आंधी, बारिश, तूफान, भूकंप, ये कभी भी आ सकते हैं। तो बिल्डिंग कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि एक बारिश आई और बिल्डिंग गिरने को हो जाए। तो ऐसी बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए। तो भवन का मजबूत होना, उसका सुरक्षित होना और भूकंप रोधी होना चाहिए। भवन का डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि पर्याप्त हवा आए, रोशनी आए और वेंटिलेशन, वहां पर सफोकेशन ना हो, इतनी कंजस्टेड सी बिल्डिंग ना हो कि बालकों को वहां पर सफोकेशन हो, घुटन महसूस हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां पर वेंटिलेशन की पूरी फैसिलिटी होनी चाहिए, हवादार कमरे होने चाहिए, थोड़ा खुला होना चाहिए। ऐसा हो कि आसपास एनवायरनमेंट है जो वो हेल्दी होना चाहिए। दीवारों पर हल्के और आकर्षक रंगों का प्रयोग होना चाहिए। दीवारों पर जो कलर किया ना चाहिए, लाइट कलर होना चाहिए और थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए कि क्लासेस अट्रैक्टिव की तो बच्चे वहां बैठते शौक से हैं। तो क्लासे में बोरियत नहीं होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसे नीरस रंग कर दिए जाएं कि बच्चे बोर अपने आप को महसूस करने लगे। क्लासेस कैसी होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए, स्पेस ज्यादा होना चाहिए, रोशनीदार होनी चाहिए और हवादार होनी चाहिए। वही बिल्डिंग सफोकेशन वाली ना होनी चाहिए, वहां पर घुटन महसूस ना हो, रोशनीदार कमरे हों। प्रत्येक छात्र के लिए बैठने की उचित व्यवस्था भी हो, मतलब घुटकर नहीं, कंजस्टेड होकर नहीं बैठे बच्चे, बच्चे थोड़ा खुले खुले बैठ पाए ताकि उन्हें अपना एक स्पेस मिल पाए। ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड जो भी है वो होना चाहिए, पंखे, खिड़कियां और आवश्यक शैक्षिक साधन भी उपलब्ध होने चाहिए। जो जो कक्षा के अंदर चाहिए वो पूरे के पूरे रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए। वहां पर स्कूल में एक ग्रंथालय, लाइब्रेरी होना जरूरी है। लाइब्रेरी, विद्यालय में एक सुसज्जित ग्रंथालय होना चाहिए। वहां पर एक ऐसी लाइब्रेरी होनी चाहिए जहां पर सारी बुक्स अवेलेबल हों,
हर जो बच्चों को चाहिए उनकी क्लासेस की हेल्पिंग बुक, रेफरेंस बुक, ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए अवेलेबल होनी चाहिए और भी जो भी टीचिंग एड्स हैं, वो भी टीचर्स के लिए भी अवेलेबल होने चाहिए। इसमें विद्यार्थी और शिक्षकों के लिए, ओनली स्टूडेंट्स के लिए नहीं, यहाँ पर टीचर की भी बात हो रही है। मैंने कहा टीचिंग एड्स भी होने चाहिए, अलग-अलग रेफरेंस बुक भी होनी चाहिए जिससे बच्चों को हेल्प मिल सके और टीचर को भी पढ़ाने में मदद मिल सके। तो विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए उपयोगी पुस्तकों, समाचार पत्र, पत्रिकाएं भी उपलब्ध हों जिससे सारी जानकारी बच्चों को इजीली अवेलेबल हो जाए विद्यालय के अंदर ही, बच्चों को बाहर से कुछ लेना ना पड़े। फिर लैबोरेटरीज होनी चाहिए, प्रयोगशालाएं होनी चाहिए, साइंस की, मैथ्स की एंड कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट हैं उनके लिए प्रयोगशालाएं होनी चाहिए और इसमें आधुनिक उपकरण होने चाहिए और जितनी भी सामग्री है वो उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। तो ये ज्यादा चीजें जरूरी है, प्रयोगशालाएं होनी चाहिए, साइंस, मैथ और कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट के लिए लैब होना जरूरी है और उसके अंदर सारे भी उपकरण होना भी जरूरी है। खेल के मैदान की बात करते हैं। विद्यार्थियों के लिए शारीरिक विकास के लिए खेल का मैदान अनिवार्य है। इसमें विभिन्न खेलों की सुविधाएं और उपकरण उपलब्ध हों। प्लेग्राउंड इस तरह का होना चाहिए कि वहां पर खेल से संबंधित सामग्रियां भी उपलब्ध हों। ऐसा नहीं हो कि सामग्री उपलब्ध ही नहीं है तो उस खेल के मैदान का क्या करेंगे। अगर वॉलीबॉल खेला जा रहा है तो उसका कोर्ट, बॉल वगैरह सब कुछ होना चाहिए। बैडमिंटन या कोई भी और भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवाई जा रही है तो उनसे रिलेटेड जितने भी साधन होते हैं वो विद्यालय के अंदर अवेलेबल होने चाहिए। शौचालय और पेयजल की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय होना चाहिए और वहां स्वस्थ और साफ सुथरा एनवायरनमेंट होना चाहिए और स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की भी पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। कार्यालय होना चाहिए और स्टाफ रूम, ऑफिस और स्टाफ रूम दोनों होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ओनली स्टूडेंट्स के बारे में बात करें, तो विद्यालय भवन है वहां पर टीचर्स की फैसिलिटी भी देखनी चाहिए कि कार्यालय कैसा है और स्टाफ रूम कैसा है। प्रधानाचार्य के लिए कार्यालय ऑफिस होना चाहिए, शिक्षकों के लिए स्टाफ रूम होना चाहिए और विद्यालय से संबंधित जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको सेफ रखने के लिए अलग से अलमीरा बॉक्स जो भी बना हुआ है वो बना होना अवेलेबल होना चाहिए। तो विद्यालय से संबंधित जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, अभिलेख हैं, उनको रखने के लिए भी सुविधा वहां पर अवेलेबल होनी चाहिए। विद्यालय भवन के अंदर ये चीजें होनी जरूरी हैं। अदर फैसिलिटी में देखें तो बिजली होना चाहिए, लाइट की फैसिलिटी, इंटरनेट की फैसिलिटी और प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड की फैसिलिटी होनी चाहिए क्योंकि बच्चे हैं अगर स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं तो कभी ना कभी चोट लग जाती है। तो फर्स्ट एड की फैसिलिटी वहां पर स्कूल में प्रोवाइड होनी चाहिए ताकि बच्चों को तुरंत चिकित्सा दी जा सके। सुरक्षा की दृष्टि से चार दीवारी और गेट होना चाहिए और दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए रैंप और विशेष शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि समावेशी शिक्षा को हम बढ़ावा देते हैं और उनके अंदर जो दिव्यांग बालक हैं उनको भी एक साथ स्टडी करवाई जाती है। तो दिव्यांग बालकों के लिए अगर वो व्हीलचेयर एक्सेट्रा पर आ रहे हैं या और भी रिसोर्सेज हैं जिनके द्वारा वो आ रहे हैं तो उनके आने जाने के लिए रैंप की फैसिलिटी होनी चाहिए क्योंकि स्टेयर्स को चढ़ने में, पेड़ियों को चढ़ने में, सीढ़ियों को चढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहता है। तो रैंप की फैसिलिटी होनी चाहिए और उनके लिए एक अलग टॉयलेट्स का भी निर्माण होना चाहिए वहां पर। बेसिक हम कह सकते हैं कि विद्यालय भवन केवल पढ़ाई का स्थान नहीं है बल्कि विद्यार्थियों के लिए सर्वांगीण विकास का केंद्र होता है। अगर वहां पर सारी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होगी, वो आकर्षक नहीं होगा, वो सुरक्षित नहीं होगा और वातावरण के अनुकूल नहीं होगा तो बालक अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर पाएंगे, बालकों का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। सर्वांगीण विकास मतलब शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, ये विकास नहीं हो पाएगा क्योंकि सारी फैसिलिटी अगर प्रोवाइड होंगी तो बच्चा भी उस चीजों के लिए एक्टिव रहेगा। यदि भवन सुरक्षित है, आकर्षक है और शिक्षा के अनुकूल बनाया जाए तो विद्यार्थियों का मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास अधिक प्रभावी ढंग से हो सकता है। टीचर्स रोल प्ले करता है, स्टूडेंट्स रोल प्ले करते हैं, लेकिन जहां पर टीचर और स्टूडेंट रह रहे हैं, जहां पर उन्होंने शिक्षा को ग्रहण करना है, को करिकुलम एक्टिविटीज को ग्रहण करना है, वो भवन भी सुरक्षित होना चाहिए, वो भवन भी आकर्षक होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, जिससे बालकों की रुचि उनके अंदर बढ़ जाएगी और शिक्षक भी अपना 100% इजीली दे पाएंगे। विद्यालय और समाज दोनों में क्या रिलेशन है, हमने विद्यालय देख लिया कि कैसा होना चाहिए, टीचर्स देख लिए कैसा होना चाहिए, छात्रों में अनुशासनहीनता कैसे हम रोक सकते हैं, स्कूल के अंदर उन्हें किन किन टेक्निक से पढ़ा सकते हैं, सारी चीजें देख ली। लेकिन विद्यालय है जो बताते हैं ना कि स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी है वो देश का भविष्य है, तो विद्यार्थी है वो देश का भविष्य है, तो देश समाज से बना है, तो वो समाज के साथ विद्यालय का कैसा कोऑर्डिनेशन होता है उन चीजों के बारे में देखते हैं। तो विद्यालय समाज का प्रतिबिंब है।
प्रतिबिंब मतलब का परछाई जिसको हम बोलते हैं, शैडो बोल सकते हैं उसका। जैसे मिरर में हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो उस तरह का उसे बोलते हैं प्रतिबिंब। तो समाज में जैसे वैल्यूज होंगी, जैसा कल्चर होगा, जैसी परंपराएं होंगी, वैसा ही स्वरूप विद्यालय में दिखाई देता है। समाज का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है विद्यालय के ऊपर। जैसा स्वरूप होगा, जैसी चीजें होंगी, वैसा ही विद्यालय दिखाई देगा। विद्यालय समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही शिक्षा प्रदान करता है। मैंने कहा था कि कल्चरल एक्टिविटी होंगी तो हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ की संस्कृति जैसी होगी, जिस देश में रहते हैं वहाँ की सांस्कृतिक विरासत जिस तरह की होगी, विद्यालय में भी उसी प्रकार की शिक्षा दी जाएगी। तो समाज बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है विद्यालय पर, तो इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना, बैलेंस होना सबसे ज्यादा जरूरी है। विद्यालय समाज का निर्माण करता है। विद्यालय में विद्यार्थियों को शिक्षित किया जाता है, संस्कारित किया जाता है, जिम्मेदार नागरिक बनाकर समाज को सौंपा जाता है और समाज इसे एक ह्यूमन रिसोर्स के रूप में काम लेता है, मानव संसाधन के रूप में काम लेता है। प्रत्येक मनुष्य है जिस भी फील्ड के अंदर काम कर रहा है तो वो ह्यूमन रिसोर्स के रूप में काम आता है और वो समाज की जीडीपी को बढ़ाने के लिए काम आता है, समाज की नेशनल इनकम को बढ़ाने के काम आता है। अगर पढ़ा लिखा होगा, रोजगार कर रहा है, तो वो समाज की आय के अंदर अपना योगदान देगा, समाज के संस्कारों के अंदर अपना योगदान देगा, समाज की जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसको बचाने में अपना योगदान देगा। और ये चीजें कहाँ से सीखेगा बालक? ये चीजें सारी सीखेगा विद्यालय से। तो विद्यालय और समाज का, सोसाइटी का कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। विद्यालय ही समाज के विकास, उसकी प्रगति और सुधार का आधार है, उनका बेस है। स्कूल ही बेस है जो समाज को एक पूरी तरह से तैयार करता हुआ एक ह्यूमन रिसोर्स प्रदान करता है। विद्यालय अगर सही शिक्षा नहीं दी जा रही, विद्यालय में सही संस्कार नहीं दी जा रहे, मोरल वैल्यूज नहीं दी जा रही, सोशल एक्टिविटीज को नहीं सही ढंग से बताया जा रहा, नेशनल जो हमारे एथिक्स है उनको नहीं बताया जा रहा, तो वो बालक के अंदर वो चीजें नहीं आएंगी। तो वो समाज को किस तरह दे सकता है? तो विद्यालय ही पूरे समाज का एक बेस है जो बना कर देता है ह्यूमन रिसोर्स समाज के लिए, और उसके द्वारा ही समाज पूरा सिस्टम वाइज चलता है। सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति, समाज को चिकित्सक, वैज्ञानिक, शिक्षक, इंजीनियर, किसान या अन्य पेशेवर जो भी आवश्यकता होती है, विद्यालय शिक्षा के माध्यम से इन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। पढ़े लिखे होंगे तभी इंजीनियर बन पाओगे, तभी डॉक्टर बन पाओगे, तभी टीचर बन पाओगे, इंजीनियर बन पा रहे हो, फार्मिंग कर रहे हो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर जा रहे हो, या अन्य और भी अगर जो भी हमारे प्रोफेशन है, ये सबके लिए पढ़ाई का होना जरूरी है। और वो शिक्षा हम कहाँ से लेंगे, वो संस्कार कहाँ से लेंगे, वो एथिक्स कहाँ से सीखेंगे? हम विद्यालय से सीखेंगे। विद्यालय समाज को जिन चीजों की आवश्यकता है ह्यूमन रिसोर्स के रूप में, जिन चीजों की आवश्यकता है, विद्यालय समाज को वो प्रोवाइड करवाता है। तो समाज और विद्यालय के अंदर बहुत गहरा संबंध होता है। संस्कृति और परंपरा का संरक्षण, विद्यालय के अंदर ही बालक अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, साहित्य और कला को सुरक्षित करने आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाता है। तो बालक अगर सीखेगा कि किस फेस्टिवल को किस तरह मनाना है, कौन सी धरोहर को हमें सेव रखना है, देश के मॉरल वैल्यूज क्या है, देश के लिए हमें किस तरह समर्पण करना है, समाज के लिए किस तरह समर्पण करना है, परिवार के लिए क्या करना है, किस तरह समर्पण करना है, तो इन चीजों को सबको स्कूल से ही वो सीखता है, विद्यालय से ही सीखता है। तो समाज को जैसी आवश्यकता होती है, जिस संस्कृति को बचाने के लिए, जिस धरोहर को बचाने के लिए, जो भी एथिक्स है उन सबको सेव करने के लिए जैसी आवश्यकता होती है, विद्यालय समाज को वो बनाकर दे देता है। तो कहते हैं ना कि बच्चा एक कच्ची मिट्टी के समान है, जो शेप आप चाहो वो बना सकते हो उसकी। तो विद्यालय वही काम करता है, समाज को जिस चीज की आवश्यकता है वो शेप बनाकर समाज को प्रोवाइड करवाता है। हमारे त्योहारों के बारे में, राष्ट्रीय पर्वों के बारे में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से यह सामाजिक एकता को मजबूत करता है। विद्यालय ही ये रोल प्ले करता है कि हमारी जो जितने भी कल्चरल एक्टिविटीज हैं उनके माध्यम से हमारे देश की जो संस्कृति है उसको बताता है। हमारे नेशनल जो फेस्टिवल आते हैं उनके बारे में बच्चों को मोटिवेट करते हैं। राष्ट्रीयता की भावना, देश प्रेम की भावना, समर्पण की भावना, सेवा की भावना, जिम्मेदारी, सारी जितनी भी मॉरल वैल्यूज हैं वो एक स्टूडेंट स्कूल में ही सीख पाता है। समाज विद्यालय को संसाधन समाज विद्यालय को संसाधन प्रदान करता है। विद्यालय के संचालन के लिए भवन चाहिए, टीचर्स चाहिए, वित्तीय सहायता चाहिए, और प्रबंधन समाज से ही उपलब्ध कराता है। अब सिर्फ स्कूल समाज को नहीं देता, समाज भी विद्यालय को बहुत सारी चीजें, जितने रिसोर्स हैं, फाइनेंशियली अगर रिसोर्स चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए तो कहाँ से लेंगे?
समाज के द्वारा ही हमें प्रोवाइड करवाए जाएँगे, साधन प्रोवाइड करवाए जाएँगे, अलग-अलग तरह के जितने भी हमें नीडेड हैं एक विद्यालय चलाने के लिए, तो वो सारे के सारे हमें समाज से ही प्रोवाइड होते हैं। समाज की एक्टिविटी, अगर समाज पूरे रूप से भागीदारी दे रहा है, तो विद्यालय बेहतर ढंग से कार्य कर सकता है। मतलब समाज अगर कोऑपरेट करेगा, तभी स्कूल चल पाएँगे। स्कूल मानव संसाधन दे रहा है समाज को, तो समाज बदले में उनको भी कोऑपरेट कर रहा है, जिसके द्वारा दोनों के अंदर कोऑर्डिनेशन बना हुआ है और दोनों ही चीजें सुचारू रूप से चल पा रही है। अगर एक अनबैलेंस होगा तो दोनों चीजें ही अनबैलेंस हो जाएंगी। तो दोनों के अंदर कोऑर्डिनेशन होना सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेशन चलाकर समाज को भी बेहतर भविष्य दिया जा सकता है, और विद्यालय तो दे ही रहा है। चरित्र निर्माण और सामाजिक गुणों का भी विकास होता है। विद्यालय में विद्यार्थी केवल पढ़ाई ही नहीं करता, बल्कि सहयोग, भाईचारा, सेवा भावना, अनुशासन, सामाजिक चीजों को सीखता है, सामाजिक गुणों को ऑब्जर्व करता है। ये सारा का सारा वो विद्यालय से ही सीखता है। इस प्रकार विद्यालय जो है, समाज को जिम्मेदारी और संस्कारित नागरिक प्रदान करने का काम करता है। कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की नीड है समाज को, तो विद्यालय उन्हें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाता है, वो जिम्मेदारी सिखाता है। तो विद्यालय के सिखाने पर ही बालक के अंदर वो गुण जो है, सामाजिक गुण, वो अंदर अपने उसके विद्यमान होते हैं। तो वो समाज को वही गुण प्रदान करता है, जिससे समाज के अंदर एक जिम्मेदारी नागरिक के रूप में हम प्रतिस्थापित होते हैं। समाज सुधार में विद्यालय की भूमिका रहती है। विद्यालय अशिक्षा, अंधविश्वास, जातिवाद, कुरीतियों को दूर करने में सहयोग करता है। विद्यालय में बच्चों को सिखाया जाता है कि अंधविश्वास क्या है, समाज में क्या-क्या बुरी रीतियाँ चल रही हैं, कुरीतियाँ क्या चल रही हैं, क्या-क्या दोष आ रहे हैं, उनको जातिवाद क्या है, ये सारी चीज़ों को बालक को सिखाया जाता है विद्यालय के अंदर ही, और बालक इन चीज़ों को सीखकर उनके प्रति अवेयर रहता है, और समाज की ये जो बुराइयाँ हैं, उनको समाज से दूर करने का हमेशा प्रयास करता है। एक ह्यूमन रिसोर्स के रूप में डेवलपमेंट करता है अपना, एक ह्यूमन रिसोर्स के रूप में समाज के अंदर प्रतिस्थापित होता है, वो मानव संसाधन के रूप में प्रतिस्थापित होता है। तो समाज के अंदर जितनी भी बुराइयां हैं, अगर वो पढ़ा लिखा है, समझदार है, मेच्योरिटी उसके अंदर आ गई है और चीजों की समझ आ गई है, अंडरस्टैंडिंग पावर जो है, वो स्कूल से ही वो चीज को सीख पाता है, तो इन चीजों को वो दूर करने का प्रयास करेगा, और समाज में जितनी भी बुराइयां हैं उनको दूर करेगा। समाज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आधुनिक सोच को अपनाने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, चीजों की अंडरस्टैंडिंग, उसके अंदर चीजों की समझ है, वो चीजों को अच्छी तरह समझ पा रहा है कि क्या सही है, क्या गलत है। तो जो समाज के लिए सही है, उन चीजों को वो समाज के अंदर प्रतिस्थापित करेगा, और जो समाज की बुरी रीतियां हैं, उन चीजों को समाज से दूर हटाने का प्रयास करेगा। जैसे बाल विवाह जैसी, दहेज प्रथा जैसी, इस तरह की जो बुरी रीतियां हैं, या स्त्रियों का शोषण किया जाता है, या जो कुछ भी है, भ्रूण हत्या, इन चीजों के बारे में बालक को विद्यालय से ही नॉलेज मिलता है, और वो उन नॉलेज को अपने माइंड के अंदर इस तरह प्रतिस्थापित कर लेता है कि समाज को एक बेहतर भविष्य देने के लिए वो अग्रसर हो जाता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि विद्यालय और समाज एक दूसरे के पूरक हैं, अविभाज्य अंग है। अविभाज्य अंग मतलब जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसको अलग नहीं किया जा सकता। तो एक दूसरे के अंग हैं, बॉडी पार्ट है। क्या हमारे किसी बॉडी पार्ट को हमारी बॉडी से अलग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। हाँ, वो कोई डैमेज हो रहा है वो बात अलग है, लेकिन हमारा पूरा शरीर एक साथ काम करता है। हाथ की अलग ड्यूटी है, पैरों की अलग ड्यूटी, सबकी पूरी अलग अलग ड्यूटी हमारी बॉडी की रहती है, और वो अपने सुचारू रूप से काम करते हैं। उसी तरह समाज और विद्यालय एक दूसरे के बॉडी पार्ट कह सकते हैं, कि एक दूसरे के अंग हैं, वो दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। विद्यालय समाज से दिशा और सहयोग पाता है, वही समाज को योग्य और संस्कारित और शिक्षित नागरिक विद्यालय से ही प्राप्त होते हैं। विद्यालय को सहयोग करता है, समाज कोऑपरेट करता है, चीजें प्रोवाइड करवाता है, संसाधन प्रोवाइड करवाता है, बदले में विद्यालय उन्हें एक सुसंस्कारित नागरिक प्रदान करते हैं, एक ऐसे नागरिक प्रदान करते हैं जो समाज के प्रति जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं, योग्य हैं, वो संस्कारित हैं, शिक्षित हैं, वो समाज को प्राप्त होते हैं। यदि विद्यालय और समाज दोनों मिलकर कार्य करें, तो राष्ट्र का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सकता है। अगर दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा बैठे, तो चीजें बहुत ज्यादा सुधार आ सकता है उनके अंदर। समाज में जितनी भी बुराइयां हैं, उनको आसानी से दूर किया जा सकता है। तो दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और दोनों ही एक दूसरे का सहयोग करते हैं। और दोनों, जैसे समाज अगर विद्यालय को दे रहा है, तो विद्यालय भी समाज को बहुत कुछ दे रहा है। कक्षा की प्रगति के बारे में बात करते हैं, कि क्लासरूम के अंदर चीजों की प्रगति क्या है, मतलब क्लास के अंदर चीजें किस तरह होती हैं, क्लास के अंदर क्या चीजें होती हैं जिसके द्वारा स्कूल भी डेवलप होगा, समाज भी डेवलप होगा, और कक्षा तो हो ही रही है।
तो किसी भी कक्षा के अंदर विद्यार्थियों द्वारा की गई शैक्षणिक जितनी भी एकेडमिक अचीव है, सोशल अचीव है, उनका जो मेंटल अचीवमेंट है, भावनात्मक इमोशनल अचीवमेंट है और जो मॉरल अचीवमेंट है, उनको क्रमबद्ध सिस्टम वाइज, क्रमबद्ध मतलब उनको सीरीज वाइज सिस्टम वाइज मूल्यांकन करना और विकास करना ही कक्षा की प्रगति कहलाती है। बेसिक शब्दों में हम कहें कि कक्षा प्रगति वह प्रक्रिया है, ये वो प्रोसेस है जिसके माध्यम से शिक्षक ये जान पाता है कि विद्यार्थी किस हद तक शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करता है और किस दिशा में उसे सुधार की आवश्यकता है। मतलब बच्चों का मूल्यांकन करना और बच्चों को बताना कि वो किस दिशा के अंदर अच्छे हैं, कहाँ पर उन्हें वर्क करने की नीड है। तो ये सारा का सारा मूल्यांकन शिक्षा, ये ओनली सिर्फ किताबों के बेस के ऊपर नहीं किया जाएगा, ये सारी चीजों को एग्रीगेट किया जाता है, बाय ग्रेडिंग हम कह सकते हैं किया जाता है। आपने देखा होगा सीसी पैटर्न के अंदर ग्रेडिंग सिस्टम होता है, तो ग्रेडिंग सिस्टम में ओनली किताबों का ही मूल्यांकन नहीं किया जाता, उनके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हैं, को करिकुलम एक्टिविटीज के भी मार्क्स होते हैं, उनके मैनर्स के भी मार्क्स होते हैं, वो सारी चीजों के मार्क्स हम देखते हैं। तो इसमें कक्षा प्रगति में भी यही बताया है कि बालक की ओनली शैक्षणिक नहीं, शैक्षणिक, सामाजिक, उसकी मानसिक, उसकी भावनात्मक और नैतिक उन्नति का क्रमबद्ध मूल्यांकन किया जाता है। उसका मूल्यांकन सिस्टम वाइज करके और उनको कुछ सिस्टम बताया जाता है, जिसके अंदर बच्चा वीक है उसके ऊपर वर्क करने को एफर्ट लगाए जाते हैं, और जिसके अंदर बच्चा इंटेलिजेंट है तो उसकी प्रगति को उनको बताया जाता है। कक्षा प्रगति की आवश्यकता क्यों है? क्यों क्लास प्रोग्रेस रिपोर्ट चाहिए? क्यों ये चीजें होनी चाहिए? क्यों बच्चे को रिपोर्ट कार्ड और ये चीजें सब कुछ नीडेड हैं? तो बच्चे को पता चलता है कि बच्चा किस लेवल में है, कहाँ पर उसे वर्क करने की नीड है, कहाँ पर उसे एफर्ट लगाने की नीड है। तो विद्यार्थी की शैक्षणिक स्थिति जानने के लिए क्लास प्रोग्रेस रिपोर्ट नीडेड है। इससे पता चलता है कि विद्यार्थी किस विषय में अच्छा है और किस में पिछड़ रहा है। जिसमें पिछड़ रहा है उसके ऊपर वर्क करेगा वो बच्चा। टीचर भी वहां पर एफर्ट लगाएगा कि बालक इस विषय के अंदर क्यों रहा है। व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी की जो एबिलिटी है, क्षमता है, वो अलग अलग होती है। कक्षा प्रगति से उनकी रुचि, गति और क्षमता का ज्ञान मिल जाता है। ये पता चल जाता है कि कौन सा बालक किस सेक्टर के अंदर पीछे पीछे है, ताकि उसके ऊपर वर्क किया जा सके। और अलग अलग से डिवाइड हो जाता है बालक की, ये बच्चे मैथ्स में अच्छे हैं, साइंस में हैं, या इस स्पोर्ट्स के अंदर हैं, या इस कल्चरल एक्टिविटी के अंदर किस तरह के हैं, वो सारी चीजों का पता टीचर को चल जाता है। उसके बेस के ऊपर वो अपनी टीचिंग मेथड को यूज करके बच्चों को प्रोग्रेस की ओर ले जा सकता है। शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने हेतु भी ये रिपोर्ट कंपलसरी है। कक्षा प्रगति के आधार पर ही शिक्षक अपनी शिक्षण विधियों में परिवर्तन करता है। अभी बताया ना कि बच्चे की अगर एबिलिटी के बारे में पता चल जाए तो हम टीचिंग मेथड उसी प्रकार का प्रयोग करके बता सकते हैं कि बच्चा किस तरह किस लाइन के अंदर जाएगा, या अगर बच्चा पिछड़ा हुआ है तो कैसी ऐसी टेक्निक यूज करें कि बच्चे को और अच्छे से समझ आ जाए चीजों की। तो ये रिपोर्ट इस वजह से भी जरूरी है। भविष्य की योजना बनाने हेतु विद्यार्थियों की प्रगति के आधार पर अगली कक्षाओं के लिए योजना बनाई जा सकती है। बच्चे का रिपोर्ट देखकर आप बता सकते हो कि बच्चा किस लाइन के अंदर जाएगा, किस सब्जेक्ट्स को उसको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है इन फ्यूचर, उसको क्या क्या सब्जेक्ट्स दें। जैसे 10th क्लास की अगर रिपोर्ट्स बनती है तो 11th में किस फील्ड के अंदर बच्चे को लेकर जाना है, किस स्ट्रीम के अंदर डालना है, तो ये चीज़ें सारी बताया जा सकता है। अभिभावकों को जानकारी देने हेतु भी इन चीज़ों की ज़रूरत है। कक्षा प्रगति से विद्यार्थियों की शैक्षणिक रिपोर्ट तैयार होती है, जिससे अभिभावकों तक उसकी जानकारी पहुंचाई जा सकती है। अभी पेरेंट्स को क्या बताया जाए कि बच्चा कैसे चल रहा है, तो अगर ये रिपोर्ट्स हमारे पास होगी तो हम पेरेंट्स को सारी चीज़ों की डिटेल बता सकते हैं कि बच्चा किस चीज़ में अच्छा है, कहाँ पर उसके ऊपर वर्क करने की नीड है। एरिया कौन कौन से हैं? सबसे पहला एरिया रहता है शैक्षिक प्रगति। जैसे अपने इसका मीनिंग ही हमने देखा था कक्षा प्रगति का, उसके अंदर ही बता दिया था कि शैक्षणिक स्तर, मानसिक स्तर, सामाजिक स्तर, नैतिक स्तर, ये सारी चीजें देखती हैं, तो वही इसके क्षेत्र हैं। शैक्षणिक प्रगति, विषयों में ज्ञान, उनके अंक, उनके स्किल का डेवलपमेंट। मानसिक प्रगति में क्या देखते हैं? उनकी सोचने समझने की क्षमता, उनकी तर्क करने की क्षमता, उनको समस्याओं को हल करने की क्षमता। सामाजिक प्रगति के अंदर हम क्या देखते हैं? सहयोग कितना है उसमें, मित्रता के फैक्टर कितने हैं, अनुशासित कितना रहता है, और समूह में कार्य करने की क्षमता कितनी है। तो ये प्रगति के अंदर ये सारी चीजें ऐड हो जाती हैं कि उनका शैक्षणिक प्रगति कितनी है, मानसिक प्रगति कितनी है, उसकी सामाजिक प्रगति कितनी है।
उसकी भावनात्मक प्रगति को भी देखा जाता है कि उसमें कॉन्फिडेंस कितना है, वो कितना इमोशनल है, कितना संवेदनशील है, कितना सेंसिटिव है, उसमें कितना धैर्य है, कितना काम रह सकता है, कहीं कोई एंगर इश्यूज तो नहीं है, सहानुभूति का विकास, ये सारी इसके अंदर आती है। नैतिक प्रगति के अंदर हम देखेंगे वो कितना रिस्पॉन्सिबल है, कितना ईमानदार है और कितना कर्तव्यनिष्ठ है उसके अंदर। इन सारी चीजों को देखते हुए बच्चे की एक एग्रीगेट रिपोर्ट बनाई जाती है, जिसको ही हम कक्षा प्रगति क्लास प्रोग्रेस रिपोर्ट कहते हैं। पर बच्चे की अलग अलग इस तरह बनती है और पता चलता है कि किस फील्ड के अंदर बच्चा वीक है और किस फील्ड में, तो उस फील्ड के अंदर बच्चे के ऊपर वर्क करना टीचर अलग अलग मेथड के द्वारा स्टार्ट करता है। कक्षा प्रगति को माप कैसे सकते हैं? सबसे पहला जो बेसिक है, एग्जामिनेशन के द्वारा, टेस्ट लेकर, हम परीक्षाएं लेकर, लिखित और मौखिक परीक्षाओं के द्वारा माप सकते हैं। कक्षा कार्य और गृह वर्क के द्वारा, प्रोजेक्ट वर्क के द्वारा अलग अलग मेथड आते हैं। कक्षा कार्य और गृह कार्य के द्वारा विद्यार्थियों की दैनिक पढ़ाई और अभ्यास का मूल्यांकन करके भी इन चीजों को मापा जा सकता है। सहगामी गतिविधियों के द्वारा बच्चे की स्पोर्ट्स एक्टिविटी को देखने के लिए हमें वो करिकुलम एक्टिविटीज लेनी पड़ती है, जैसे खेल, वाद विवाद, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उसकी कितनी भागीदारी है, तो पता चल जाता है कि बच्चा कितना कॉन्फिडेंट है। अवलोकन पद्धति के द्वारा, ऑब्जर्वेशन मेथड के द्वारा बच्चे को ऑब्जर्व करके कि बच्चा पूरे दिन में क्या एक्टिविटी कर रहा है, टीचर अवलोकन पद्धति के द्वारा भी इन चीजों को देख सकता है। शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार और भागीदारी का प्रत्यक्ष अध्ययन किया जा सकता है। प्रगति रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट के द्वारा प्रत्येक सत्र के बाद विद्यार्थियों की संपूर्ण उपलब्धियों का विवरण किया जाता है। इस मेथड के द्वारा भी बच्चे की जो क्लास की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसको चेक किया जा सकता है। तो कुछ कई मेथड हैं, जैसे एग्जामिनेशन के द्वारा, होमवर्क के द्वारा, को करिकुलम एक्टिविटी के द्वारा, ऑब्जर्वेशन मेथड के द्वारा और प्रोग्रेस रिपोर्ट के द्वारा हम बच्चों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्या रोल प्ले करता है, क्या इम्पोर्टेंस है कक्षा रिपोर्ट की? तो यह विद्यार्थियों की कमजोरी और क्षमताओं के, देखो कमजोरी और क्षमता दोनों का पता चलेगा कि बच्चे में एबिलिटी कितनी है और बच्चे की वीकनेस क्या है, दोनों के बारे में ही पता चल जाएगा। तो जो एबिलिटी है उसको और निखारा जाएगा और जो वीकनेस है उसके ऊपर वर्क किया जाएगा। शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य का प्रभावशीलता जानने का अवसर इससे मिल जाता है। विद्यार्थियों में कंपटीशन और आत्म सुधार की भावना जागृत होती है कि वो खुद के अंदर जो कमी है उसको सुधारने का प्रयास करते हैं और उनके अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाता है कि उनके अंदर क्या क्या एबिलिटी है, उन चीजों को वो और निखारते हैं और जो जो कमियां हैं उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। समाज और राष्ट्र के लिए योग्य नागरिक तैयार करने में सहायता मिलती है। शिक्षा को और अधिक व्यवस्थित और योजनाबद्ध बनाने में और परिणाममुखी बनाने में भी सहायता मिलती है कि किस तरह इनको और प्लान करके इन चीज़ों को और सुधारा जा सके, किस तरह इनके ऊपर वर्क किया जा सके और जो चीज़ें अच्छी हैं उनको और अच्छा कैसे बनाया जा सके। तो क्लास रिपोर्ट के द्वारा हम, क्लास जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसके द्वारा हम ये सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है छात्रों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट का क्लासिफिकेशन किस बेस के ऊपर किया जाता है और क्यों किया जाता है, नीड क्यों है स्टूडेंट्स का क्लासिफिकेशन करने की? छात्रों का वर्गीकरण वह प्रोसेस है जिसमें विद्यार्थियों को कुछ निश्चित आधारों, अब वर्गीकरण किस बेस के ऊपर किया जाता है, एज फैक्टर पे, एबिलिटी से, उनके नॉलेज से, उनके इंटरेस्ट से, उनके बिहेवियर से और स्पेशली उनके जेंडर से, उनके अलग अलग आधारों में उनको अलग अलग समूह में बांटा जाता है। तो ये चीजें देखी जाती हैं जब बच्चों को अलग अलग डिवाइड, वर्गीकृत किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि विद्यार्थी की जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए उन्हें उचित और प्रभावी शिक्षण उपलब्ध करवाया जा सके। एज वाइज डिवाइड कर दिया जाता है, उनकी एबिलिटी वाइज, ताकि उनके ऊपर वही टीचिंग मेथड अप्लाई किए जा सके जिस ग्रुप के लिए, जिस फैक्टर के लिए वो जरूरी है। अगर एज के बेस के ऊपर किया जाए तो एज बेस के ऊपर जिस तरह किया जाएगा तो उसकी एज के अकॉर्डिंग ही उसके ऊपर टीचिंग मेथड अप्लाई किए जाएंगे। अगर एज बेस के ऊपर डिवाइड ना किया जाए तो क्या पता बच्चा 8th क्लास लेवल का है और बच्चे के ऊपर 12th क्लास का जो टीचिंग मेथड है, जो 12th क्लास के बच्चे की मेंटल एबिलिटी होती है उस मेथड को यूज किया जा रहा है, जिसके कारण बच्चा वीक रह रहा है, बच्चा पढ़ नहीं पा रहा। तो एज वाइज डिवाइड करने पर सबसे बड़ी चीज ये क्लियर हो जाती है कि कौन सा मेथड यूज करना है उस एज के अकॉर्डिंग, उस मेंटल एज के अकॉर्डिंग कौन सा मेथड यूज करना है, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग कि बच्चा जिस चीज के अंदर अच्छा है वो और ज्यादा निखारी कैसे जाए, और अगर बच्चा किसी चीज में वीक है तो उस चीज की पकड़ किस तरह
की जाए उनकी नॉलेज के अकॉर्डिंग, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवा रहे हैं तो कोई बच्चा अगर डांसिंग में इंटरेस्ट ले रहा है, कोई स्पोर्ट्स के क्रिकेट में ले रहा है, कोई वॉलीबॉल में ले रहा है, अलग अलग एक्टिविटी के अंदर बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग बच्चों को डिवाइड क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग, कोई बच्चा शांत रह रहा है तो उनके ऊपर कौन सी टीचिंग मेथड यूज करके बच्चों को कॉन्फिडेंस क्रिएट किया जाए, और जो बच्चा बहुत ज्यादा बोलता है या जो वाचाल है उनको किस तरह कंट्रोल में किया जा सके। तो ये अलग अलग मेथड यूज करके जब बच्चे डिवाइड किए जाएंगे तभी वो मेथड अप्लाई किए जा सकते हैं। सभी पर सेम मेथड हम अप्लाई नहीं कर सकते। छात्रों का वर्गीकरण देखते हैं। आयु के आधार पर समान आयु के विद्यार्थियों को एक क्लास में रखा जाता है। वही बताए कि 8th क्लास का बच्चा है, अगर उसके ऊपर 12th क्लास का बर्डन डाल दिया जाए तो बालक नहीं पढ़ पाएगा और उस स्टडी में पीछे हो जाएगा। तो आयु के आधार पर उसे जिस क्लास की कैटेगरी के अंदर वो आता है उसके अंदर उसको सेट किया जाए। शैक्षणिक स्तर के आधार पर, मतलब ज्ञान और उपलब्धि के आधार पर, जो अच्छे बच्चे हैं, जो एवरेज हैं और जो स्लो लर्नर हैं, मतलब कमजोर हैं स्टडी के अंदर, उनको अलग अलग डिवाइड किया जाए और उनके बेस के ऊपर टीचिंग मेथड अप्लाई किया जाए। योग्यता के आधार पर स्पेशल, अगर कोई एबिलिटी है, स्पेशल प्रतिभा है उसके अंदर, जैसे मैथ के अंदर, कोई म्यूजिक के अंदर, कोई खेल कूद में, कोई आर्ट के अंदर, किसी कला के अंदर, तो उनको अलग अलग डिवाइड करके उनके ऊपर वही स्किल्स, वही अप्लाई किए जाए मेथड, जिसके द्वारा उनकी वो एबिलिटी को और ज्यादा निखारा जा सके। रुचि के आधार पर, जैसे कोई बच्चे हैं, अभिरुचियां अलग अलग होती है, जैसे कोई वाद विवाद में अच्छा है तो उन्हें उन कंपटीशन के अंदर, उनको करिकुलम एक्टिविटी के अंदर डाला जाए, कोई नाटक के अंदर, कोई साइंस एक्सपेरिमेंट के अंदर, कोई स्पोर्ट्स के अंदर, तो अलग अलग डिवाइड करके उन्हें उन्हीं को करिकुलम एक्टिविटीज के अंदर डाल दिया जाए। अगर एक बच्चा साइंस में अच्छा नहीं है और आप उन्हें साइंस फेयर के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए फोर्स किया जाए तो वो बच्चा अपना 100% नहीं देगा। कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं है और आप जबरदस्ती उसे स्पोर्ट में लेकर आ रहे हो, तब भी वो बालक अपने 100% नहीं दे पाएगा। लिंग आधारित वर्गीकरण भी होता है। लिंग आधारित में लड़के और लड़कियों का अलग अलग डिवाइडेशन किया जाता है। अलग अलग कक्षाओं में सह शिक्षा प्रणाली है वैसे तो, लेकिन फिर भी अलग अलग सेक्टर डिवाइड कर दिए जाते हैं और उनके बेस के ऊपर एजुकेशन दी जाती है। आचरण आधारित, अनुशासन का ध्यान रखना और व्यवहार और अनुशासन का ध्यान रखना, उस बेस के ऊपर हम आचरण आधारित भी कर सकते हैं। छात्रों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है? सबसे पहले वर्गीकरण की आवश्यकता सिर्फ इस वजह से है कि बेस्ट टीचिंग मेथड यूज करके बच्चों एबिलिटी के अकॉर्डिंग बच्चों को एजुकेशन दी जा सके। अगर ये डिवाइडेशन नहीं किया जाएगा तो टीचिंग मेथड हम सही रूप से अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और ये अप्लाई नहीं होंगे तो बच्चों को बेस्ट एजुकेशन नहीं मिल पाएगी। बच्चे लर्निंग प्रोसेस बच्चों का स्लो हो जाएगा, बच्चों का जो अधिगम क्षमता है वो स्लो हो जाएगा। तो व्यक्तिगत भिन्नता को समझने हेतु, हर विद्यार्थी अलग अलग है, उसकी एबिलिटी जो है, उसकी जो स्पीड है, उसको पहचानने के लिए वर्गीकरण सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हम बच्चे की स्पीड का हमें पता चल जाएगा, बच्चे की एबिलिटी का पता चल जाएगा, तो हम वही टीचिंग मेथड यूज करेंगे जो बच्चे के ऊपर वर्क करे। तो अगर डिवाइडेशन नहीं होगा तो हम उन टीचिंग मेथड को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और अप्लाई नहीं होगा तो बच्चे को बेस्ट एजुकेशन नहीं मिल पाएगी। प्रभावी शिक्षण के लिए वही कि बच्चे के स्तर के अकॉर्डिंग टीचर जो है उस कार्य प्रणाली को अप्लाई करता है। तो जितना बच्चा होगा उसके लेवल के अकॉर्डिंग वो ये टीचिंग मेथड यूज करेगा, अपनी शिक्षण जो प्रणाली है उसको बनाएगा और उसके बेस के ऊपर एजुकेशन देगा। शैक्षिक उपलब्धि को बढ़ाने के लिए कमजोर विद्यार्थियों की कमजोरी को दूर किया जा सकता है, और जो ज्यादा जो चीज में अच्छे हैं उनको और ज्यादा निखारा जा सकता है। अगर ये डिवाइडेशन नहीं किया जाएगा तो हमें बच्चों की कमजोरी का पता नहीं चलेगा। तो वही क्लास प्रोग्रेस रिपोर्ट के मेथड जो है वही रहता है कि क्लास प्रोग्रेस रिपोर्ट क्यों बनाते हैं, ताकि बच्चे की कमजोरी के बारे में पता चल जाए, जो बच्चे की क्षमता है उसके बारे में हमें पता चल जाए। तो ये दोनों चीजों का पता चल जाएगा तो उसके ऊपर वर्क किया जा सकता है। और अगर हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन से बच्चे की क्या वीकनेस है और कौन सा एफर्ट उसके ऊपर लगाना है, तो हम बच्चे को सही रूप से बच्चे को पढ़ा नहीं पाएंगे। संपूर्ण विकास हेतु, ये तो है ही कि सर्वांगीण विकास हेतु इन टीचिंग मेथड का यूज किस लिए किया जाता है। बेसिकली सर्वांगीण विकास हेतु ही इन टीचिंग मेथड का यूज किया जाता है। तो केवल बौद्धिक ही नहीं, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक विकास के लिए भी वर्गीकरण सहायक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, शिक्षक के कार्य को सरल बनाने के लिए, समान योग्यता वाले विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ाना शिक्षक के लिए थोड़ा सहज रहता है। उन बच्चों के ऊपर एक की टीचिंग मेथड के द्वारा वो बच्चे को पढ़ाया जा सकता है, उन पूरे ग्रुप को पढ़ाया जा सकता है। तो सबके ऊपर अलग अलग वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो अलग अलग जब ये ग्रुप डिवाइड हो जाएंगे तो जब उस जिस ग्रुप को पढ़ाने के लिए जाना है तो उसके लिए वैसा ही टीचिंग टेक्निक अपना लिया जाएगा और बच्चे की जो एबिलिटी है उसको और
निखारा जा सकता है। का महत्व क्या है, क्या इंपॉर्टेंस रहता है छात्रों के वर्गीकरण का? तो विद्यार्थियों की क्षमता और आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा देना इससे पॉसिबल है, गुणवत्ता बढ़ेगी, परिणाम अच्छे मिलेंगे। सारी चीजें पढ़ी हैं, उनको एक कंक्लूजन बेस के ऊपर यहाँ दे दिया है। विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ेगा, उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत होगी और समान अवसर प्राप्त होंगे, क्योंकि उनकी एबिलिटी को निखारा जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि समान अवसर बच्चों को प्राप्त होने लग जाएंगे और शिक्षक को भी अपने शिक्षण कार्य का मूल्यांकन और सुधार करने के अवसर मिलेंगे। और समाज और राष्ट्र को, क्योंकि विद्यालय का काम क्या है, समाज को देना, तो समाज को वो क्या देगा, समाज और राष्ट्र को एक सक्षम, योग्य और सुशिक्षित नागरिक भी प्राप्त के। तो जब बच्चे की एबिलिटी के अकॉर्डिंग, बच्चे की क्षमता के अकॉर्डिंग, बच्चे की योग्यता के अकॉर्डिंग, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीजें जब उनको अलग अलग डिवाइड करके पढ़ाई जाएंगी, तो बच्चा भी उसमें इंटरेस्ट लेगा और अपना पूरा 100% एफर्ट दे पाएगा। और टीचर भी ऐसी ऐसी टेक्निक को यूज कर पाएगा जो उन बच्चों पर वर्क कर रही हैं। अभी कमजोर बच्चे को ऐसी टीचिंग मेथड से पढ़ाया जाए जो इंटेलिजेंट बच्चों के लिए यूज होती है, तो वो बच्चा उस चीज को समझ नहीं पाएगा और अपनी जो वीकनेस है उसके ऊपर वर्क नहीं कर पाएगा। तो बेसिक हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि छात्रों का वर्गीकरण शिक्षा की एक अत्यंत आवश्यक और उपयोगी प्रोसेस है, एक ऐसा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिससे क्या होता है कि विद्यार्थियों की शिक्षा को व्यवस्थित और प्रभावी और परिणाम उन्मुख बनाया जा सकता है। मतलब बेस्ट रिजल्ट के लिए ये डिवाइडेशन करना जरूरी है। हमने क्लास का प्रोग्रेस देखा था इससे पिछले ही टॉपिक के अंदर, तो क्लास की प्रोग्रेस रिपोर्ट बनानी भी इसी रीजन से जरूरी है। क्लास की प्रोग्रेस रिपोर्ट के बेस के ऊपर हम छात्रों का अलग अलग वर्गीकरण करते थे और उसी वर्गीकरण को यहाँ पर हमने देखा है कि किस किस टाइप का वर्गीकरण कर सकते हैं हम। वो डिवाइडेशन किस तरह होता है, वो क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है, उस चीज को हमने पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को यहाँ देखा। ये न केवल विद्यार्थियों की शैक्षणिक उन्नति में सहायक है बल्कि उनके सर्वांगीण विकास, ये बार बार टर्म आ रही है, सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास के अंदर उसका शारीरिक विकास आ जाता है, उसका नैतिक विकास आता है, उसका सामाजिक विकास आ जाता है, बौद्धिक विकास आ जाता है। तो सारा का सारा जो एग्रीगेट करके जो विकास होता है बालक का, उसे बोलते हैं हम सर्वांगीण विकास। तो डिवाइडेशन करके अगर टीचर बेस्ट टेक्निक के द्वारा पढ़ाता है तो बालक का सर्वांगीण विकास होना पॉसिबल है। अभी विद्यालय में हमने विद्यालय भवन देखा था, तो उसके अंदर देखा था कि लाइब्रेरी का होना जरूरी है। तो लाइब्रेरी क्या होती है, क्या नीड है लाइब्रेरी की, क्या इंपॉर्टेंस रहता है लाइब्रेरी का, तो उन चीजों को हम देखते हैं। पुस्तकालय क्या है? विद्यालय पुस्तकालय वह स्थान है जहां विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए विभिन्न प्रकार की पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ ग्रंथ, रेफरेंस बुक, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, ज्ञान विज्ञान संबंधी साहित्य, अन्य अध्ययन सामग्री उपलब्ध रहती है। ये विद्यार्थियों के ज्ञान विस्तार और बौद्धिक विकास के लिए आवश्यक है। तो लाइब्रेरी क्यों क्या होती है? लाइब्रेरी वो स्पेस है, वो जगह है, वो एक पूरा का पूरा एक एरिया है जहां पर टीचर और स्टूडेंट के लिए नॉलेज के लिए, उनकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए अलग अलग बुक्स प्रोवाइड करवाई जाती हैं, अलग अलग रेफरेंस बुक प्रोवाइड करवाई जाती हैं, न्यूज़पेपर प्रोवाइड करवाए जाते हैं, अलग अलग सामाजिक पत्रिकाएं कई और प्रकार की प्रोवाइड करवाई जाती हैं जो बालकों को जरूरत है, जो स्टूडेंट्स को नीड होती है। टीचिंग एड्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। जितना भी शिक्षण से रिलेटेड सामग्री है वो सारी की सारी इस जगह पर प्रोवाइड करवाई जाती है और वो जगह क्या है, पुस्तकालय को और ज्यादा डिटेल के अंदर हम कल की क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।